हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 16 जून 2021 और 16 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो आपके आगामी जो जितने भी परीक्षाएं होने वाली उन सभी में आपके लिए बहुत ये लाभदायक होने वाला है। और अगर हम इस क्लास की बात करें कि ये जो क्लास है ये किन किन साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो चाहे आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएसआई, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आरओ या यूपी ट्रिपल एससी, पैट, बीडीओ, लेखपाल या अन्य जितने भी एग्ज़ाम है जहां पर करंट अफेयर आता है, ये क्लास आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो जाती है। और अगर इस क्लास को आप लोग देख लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और अगर इस क्लास की बात करें तो ये रोज़ सुबह 7 बजे लाइव मिलेगा आपको पाठशाला विद गौरव पे। अगर यहीं पे हम बात करें तो डेली सुबह 8 बजे आपको एग्जाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे भी क्लास आपको आज से ये मिलने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम पाठशाला विद गौरव की बात करें तो ये रोज़ सुबह 7 बजे लाइव मिलेगा। और अगर हम एग्जाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल की बात करें तो वहाँ पे डेली आपको सुबह 8 बजे ये क्लास मिलने वाली है। तो जैसा कि हमारी टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है कि अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान, सीधे छपेगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो कैसे दिमाग में छपेगा? जब आप क्लास को पूरा लेंगे और क्लास पूरा लेने के बाद फिर आप एनालिसिस कीजिएगा कि आपको सच में वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ये तो आप क्लास को लेने के बाद में ही आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो जिन साथी जो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, अगर उन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सबसे पहले नंबर पे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न यहाँ पे कौन सा निकल के आ रहा है। तो अगर हम पहले प्रश्न की आपके यहाँ पे बात करें, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न की जब हम लोग बात करेंगे तो पहला प्रश्न है आपसे कि मध्य प्रदेश युवाओं के माध्यम से युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करेगा। ठीक है, जरा समझ लेते हैं। अब देखो प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा अभी हाल ही में युवा शक्ति कोरोना जो मुक्ति अभियान है कौन से प्रदेश ने यहाँ पे चालू किया है। आपको अच्छे से याद रखना है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति जो अभियान है ये अभी हाल ही में कौन से प्रदेश के द्वारा इस अभियान को चलाया गया है। तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? एमपी की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक पहला तो प्रश्न आपको ये निकल के आ गया, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभी हाल ही में कौन से प्रदेश में शुरू किया गया। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। और एमपी का मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसके और भी डिटेल्स जो हैं, जो आपके एग्जाम में जो भी आरओ है या यूपी पीसीएस है या आपका यूपीएसआई है, जो भी एग्जाम में, तो कभी कभार क्या होता है वो मेन प्रश्न ना पूछ के आपसे जो उससे प्रश्न बन सकता है वो पूछ लेता है। तो जरा इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और क्या बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश के सरकारों ने, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के सरकारों ने लोगों को कोविड महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कोविड महामारी जो चल रही है उसको जागरूक करने के लिए क्या है, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान यहाँ पे शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? एमपी के द्वारा शुरू किया गया। इसी की अगर हम आगे और बात कर लेते हैं, युवा शक्ति के सहयोग के अभियान की शुरुआत की जाएगी। समझ में आ गए, युवा शक्ति के सहयोग से इसकी समान जितना भी युवा है उसके सहयोग से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। यहीं पे अगर हम और बात करते हैं, अभियान में कॉलेज के शिक्षक हो गए, लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाएगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि कॉलेज के जितने भी शिक्षक हैं और करीब 16 लाख विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण के इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेना है युवा शक्ति जो कोरोना मुक्त अभियान है इसमें कितने विद्यार्थियों को संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाएगा, तो आप सभी का यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 16 लाख। उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसी की। यह अभियान उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा सहयोग से चलाया जाएगा। आप देखो समझ लेते हैं, अगर आपसे पूछ लेता है कि युवा शक्ति जो कोरोना मुक्त अभियान है ये कौन से विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए उच्च शिक्षा की बात हो रही है। उच्च शिक्षा का मतलब हायर एजुकेशन हो गया और तकनीकी शिक्षा का मतलब टेक्निकल एजुकेशन हो गया। टेक्निकल की अगर हम बात करें जैसे बीटेक हो गया, बीसीए होगा, ये सब आपके टेक्निकल एजुकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब जो भी आपका पूरे का पूरा स्वास्थ्य है एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस सहयोग से चलाया जा रहा है।
आई थिंक उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एमपी की बात हो रही है तो एमपी के अगर हम सीएम की बात करें तो आपको अच्छे से पता हो गया, कल की क्लास में मैंने बताया था कि एमपी के अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात होगी शिवराज सिंह पाटिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यपाल की तो राज्यपाल जो हैं ये आनंदीबेन पटेल यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको आप लोग करना क्या, जैसे आप लोगों को एक प्रश्न यहाँ पे और बता देता हूँ कि जब बात यहाँ पे आनंदीबेन पटेल की हो रही तो अच्छे से आपको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान समय में और किस राज्य की राज्यपाल हैं। ठीक है, बाकी मैं तो बता दूंगा लेकिन आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आनंदीबेन जो पटेल हैं वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये भी राज्यपाल है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा कि प्रश्न को किस तरीके से आपको याद करना है और किस तरीके से चीज़ें आपको पढ़ना। और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, सभी साथी कॉपी पेन लेके इसको नोट जरूर करें, तभी आपको जब आप एक बार क्लास देखेंगे और साथ में नोट करते जाएंगे तो कई सारी चीज़ें मैं बीच में बताता हूँ तो इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है समझ में आ गया होगा प्रश्न कैसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले आप लोगों को छोटी सी आपको डेली की डेली करना क्या है पहले ये समझ लेते जरा, क्योंकि होता क्या आप लोग पढ़ते तो बहुत सारा रहते हैं लेकिन आप कुछ पढ़ने के साथ साथ आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आप डेली की डेली छोटे छोटे से टारगेट बनाइएगा और उन टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिएगा। और फिर इसके बाद में आप ये देखिए मेरा जो टारगेट जो भी टारगेट मैंने बनाए थे उस टारगेट को अचीव, जो हम कौन से टारगेट ऐसे जो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं उन पे आपको समय देने का बहुत ज़्यादा आपको क्या है अहमियत देने की ज़रूरत है। जैसे आपने अगर आप सोच लिया कि मुझे आज जो भी मैथ का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करना है या साइंस का टॉपिक मुझे कंप्लीट करना, तो वो उसको आप टॉपिक कंप्लीट करिए। ठीक है, समझ में आ गया। और धीरे धीरे आपका टाइम टेबल जब बन जाएगा तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे आने लगेंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग करिएगा तो आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी और आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। जब आप एग्जाम देंगे तो ये पता चलेगा कि इतना पेपर आसान आता है। ठीक है, कम वैकेंसी है लेकिन उसी में आपको फाइट जरूर करना है। अगर आपने जो भी सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए आपको ताबड़तोड़ तरीके से अच्छे तरीके से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपना सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है कि देहिंग पटकई असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे बन गया है। और इस वाले प्रश्न को आप लोग सभी लोग जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं स्टार बना के नोट कर लेंगे, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को ये मिलने वाला है। ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं एक एक प्रश्न को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखो समझ लेते हैं। अब आपसे प्रश्न अभी कैसे पूछा जाएगा जरा समझ लेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा अभी हाल ही में 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना दिया गया है। तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देहिंग पटकई जो है ये राष्ट्रीय उद्यान असम में है, इसको अभी 7वां राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें और होने वाली हैं। असम सरकार की अगर यहाँ पे बात करें, असम सरकार ने दिहिंग पटकई के राज्य को 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। असम सरकार ने क्या किया, दिहिंग पटकई जो है जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है इसको 7वां राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे घोषित कर दिया है। ठीक, दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 12 और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 9 के बाद अब असम में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 7 हो जाएगी। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से निकल के आपका आता है, जो प्रश्न बहुत आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी आपको स्टार बना के कॉपी में नोट कर लेना है। क्या प्रश्न हो जाए, इससे कोई ना कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं इसलिए बार बार प्रेशर डाल रहा हूँ ताकि आप उस चीज को अच्छे से नोट कर पाए। ठीक है, तो अगर सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन से आपके प्रदेश में है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। कितने हैं यहाँ पे, 12 हैं। अगर यहाँ पे अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे 9 हैं। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें असम में तो यहाँ पर कितने हैं, 7 हैं। तो अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाता है तो आपको अच्छे से क्रम भी बता देना है। ठीक, सबसे ज्यादा कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, एमपी में है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे अंडमान निकोबार में है, कितने हैं, 9 हैं। और अगर यहाँ पे अब असम में क्या हो गए, पहले 6 थे लेकिन अब वहाँ पे कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, मैचिंग में भी आपसे पूछ सकता है या किसी भी तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। मैंने क्या बताया,
अगर इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहे तो करंट अफेयर आपको बहुत आसान यहाँ पे लगने लगेगा। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जरा इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। राज्य सरकार के 5 पुराने राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। पहले तो ये जान लेंगे जो इस राज्य के असम के कौन कौन से और राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पे काजीरंगा कहाँ पे, असम में है। मानस कहाँ पे, असम में है। नामेरी असम में। ओरंग, ड्रिब्बू सरोखा और रायमोना है। तो ये भी साथ में इसके साथ में ये भी आपको याद रखना है कि और जो वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहला कौन सा हो जाएगा, काजीरंगा। दूसरा मानस। तीसरा आपका नामोरी हो जाएगा। चौथा ओरंग हो जाएगा। और अगर पाँचवें की बात करें ड्रिब्बू सैखोवा हो जाएगा। और अगर छठे की बात करें तो रायमोना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि एग्जाम में प्रश्न कैसे एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। काजीरंगा जो है ये मानस यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। नामेरी और ओरंग के साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ बन जाएगा। इसी की अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, असम की बात हो रही है। तो असम की अगर हम बात करें तो अच्छे से आपको पता होगा कि इससे पहले जो वहाँ के सीएम थे कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल। लेकिन अब अगर अभी चुनाव यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे कौन हो गए, हिमंत बिस्वा शर्मा हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। कौन है यहाँ पे वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा है। यहीं पे अगर हम राज्यपाल की बात करें तो ये कौन हो जाएंगे, आपके जगदीश मुखी हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। और ये जो है ये हाथियों के लिए है। तो ये भी साथ में पूछा जा सकता है कि दिहिंग पटकाई जो है असम में वो वहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए हो जाए, हाथियों के लिए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को नोट करते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझते हैं, तो आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। जो साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो आप लोग क्लास को प्लीज़ पूरा देखिएगा। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले नंबर पे आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश हुआ लद्दाख। अब जरा समझ लेते हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं जो प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप पहले क्लास देखिएगा, पूरी क्लास देखने के बाद में आप एनालिसिस करिएगा कि और जो करंट अफेयर आप कहीं से पढ़ रहे हो और इस करंट अफेयर की जो क्लास है इसमें क्या फ़र्क है। आपको कमेंट में ये इस बात को बताना है, आपने कमेंट करके बताना कि इस क्लास का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ लद्दाख। समझ में आप देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा घोषित किया गया है। तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब जरा समझ लेते हैं इसके और पॉइंट क्या क्या समझ लेते हैं आपसे। यहाँ पर बात हो रही है स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भारत में खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इसी के साथ साथ अगर और बात करते हैं, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक श्री जुबदाबी ने इस उद्देश्य के लिए कारगिल के प्रत्येक जोन के लिए 6 कचरा संग्रह वैनों की हरी झंडी यहाँ पर दिखा दी है। इसी की अगर हम बात करें, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो ये तो सभी साथियों को ये पॉइंट तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको अपडेट कर दिया ताकि कई सारे साथी हैं उनको नहीं पता होगा कि स्वच्छ भारत जो मिशन है ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2 अक्टूबर 2014 को, तब इसकी ये शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कितने वहाँ पे प्रत्येक जोन में यहाँ पे कितने 6 जोन हैं और यहाँ पे 6 कचरा संग्रह वैनों को यहाँ पे हरी झंडी दिखा दी है। तो कचरा जो वैन होती आपने देखा होगा कि सुबह सुबह ही आपके घर और पड़ोस में गाना चलता है, कचरा वाला आया। ठीक है, इस तरीके से गाना चलता है ना, तो ये उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि वैन यहाँ पे 6 वैन यहाँ पे चालू की गई हैं। और ये तो अच्छे से आपको पता होगा ये किसका है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो। एक तरफ स्वच्छ लिखा है, दूसरी तरफ भारत दिखा है और बीच में जो ये जोड़ने का काम कर रहा है ये भारत है। और इनका टैगलाइन क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। जरा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मई में खुदरा महंगाई बढ़कर हुई 6.3%। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पे अब कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अभी हाल ही में
अभी हाल ही में जो महंगाई बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.3% जो है ये महंगाई बढ़कर यहाँ पे हो गई है। और ये डाटा कब का है? मई का डाटा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है। अब जरा इसकी हम लोग और डिटेल्स हैं और डिटेल को जरा समझ लेते हैं। मुख्य रूप से खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं की बड़ी कीमतों के कारण मई 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति की बढ़कर 6.3% यहाँ पर हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? अगला समझ लेते हैं इसी में। मई में खुदरा महंगाई 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मतलब सबसे ज़्यादा ये महंगाई किस में दिखाई गई है? मई में दिखाई गई। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 14 जून 2021 को जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में 1.9% की तुलना में यहाँ पे कितनी हो गई है? बढ़कर इतनी हो गई है। मतलब अप्रैल की अगर पूछ लेता है तो अप्रैल में 1.96% थी, वहीं पर मई में कितनी बढ़ गई है? 5.01 यहाँ पे प्रतिशत बढ़ गई है। तो 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि महंगाई खुदरा जो महंगाई वो कितने प्रतिशत बढ़ गई है, वर्तमान समय की बात करें 6.3 हो गया। अगर अप्रैल की पूछे तो कितनी थी? 1.96 हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि कितनी बड़ी है तो 5.01 यहाँ पे हो जाएगा। जो फैक्चुअल डाटा होता है ये भी साथ में आपको याद करना है। ठीक, समझ में आ गया? और ये आपके लिए बहुत अच्छी से तस्वीर लगा दी है मैंने यहाँ पे, तो आपको देखो कितना यहाँ पे अच्छा समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। गाजर रखी हुई है और ये प्याज रखा हुआ है, सलजम रखा हुआ है, इस तरीके से देखो यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया तो एक बार पहले चैनल पे आप लोग विजिट करिएगा। विजिट करने के बाद देखिए आपकी पूरी की पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की जो भी क्लासेस हैं ये करंट अफेयर वाइज करवा दी गई हैं। तो जिन साथियों ने नहीं देखी है वो साथी जल्दी देख लें। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं मंथली वाइज आपका करंट अफेयर करवा दूंगा, तो वहाँ पर क्या है कि आपकी अप्रैल जो महीने का पूरा करंट अफेयर आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करिएगा, पाठशाला विद गौरव, वहां से उस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक, समझ में आ गया? और जल्दी आपका मई महीने का भी जो करंट अफेयर है ये भी आपको मिलने वाला है। ठीक, समझ में आ गया? तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा और ध्यान लगाकर चीज़ों को आप लोग तैयार करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कब आपने करंट अफेयर का पूरा जो 40 नंबर 20 नंबर अच्छे से तैयार कर लिया। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ पर प्रश्न है अगला, सरकार ने रखा 10,000 PMVJKS स्थापित करने का यहाँ पे लक्ष्य रख लिया है। ठीक, समझ में आ गया? अब जरा समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। तो यहाँ पर बात हो रही किसकी? 10,000 यहाँ पे बात किसकी हो रही, जरा ये समझ लेते हैं। PMVJKS की बात हो रही है। ठीक, समझ में आ गया? अब यहाँ पे है प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जन औषधि जो परियोजना है उसको स्थापित करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। ठीक, समझ में आ गया? तो कितने यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है? 10,000 यहाँ पे लक्ष्य रखने का लक्ष्य रखा गया है। समझ लेते हैं जरा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्या किया है, 14 जून को 2021 में हिमाचल प्रदेश में, ये भी साथी को याद रखना कहाँ पे शुरुआत की गई है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के प्रागपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ठीक, समझ में आ गया? इसी के साथ क्या किया गया है, सरकार ने मार्च 2024 तक PMKJK की संख्या को 10,000 तक बढ़ाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ साथ अगर और बात करें 11 जून 2021 को केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 7,836 यहाँ पे हो गई है। ठीक, समझ में आ गया? तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि PMVJKS जो है इसको कितने स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपको 4 ऑप्शन बना देगा। तो एक ऑप्शन आपको टिक करना, वो आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कब तक रखा गया है तो ये भी अगर पूछा जाता है तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, मार्च 2024 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपकी दी जा रही है ये आपकी कोई भी यहाँ पे पॉइंट छूटना ना पाए। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि क्या होगा और साथी यहाँ पे क्लास को जुड़ सकें। ठीक, समझ में आ गया? तो भारतीय जन औषधि परियोजना की बात हो रही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी यहाँ की बात हो रही है। ठीक है,
आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और जरा समझते हैं कि आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कौन सा बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की जब बात आती है यहाँ पर अगला प्रश्न है, विश्व में 14वें सबसे धर्माढ्य देश के रूप में उभरा भारत। अब देखो समझ लेते हैं यहाँ पर है क्या कि अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, जरा ये समझ लेते हैं हम। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विश्व की बात हो रही है, और विश्व में किसकी बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। और भारत की अगर बात करें तो ये कौन से नंबर पे क्या चीज़ बन गया है, 14वें सबसे धर्माढ्य देश के रूप में यहाँ पर उभर कर निकल आया है। ठीक है, धर्मार्थ का मतलब यहाँ पे धर्म से संबंधित है कि जो धर्म यहाँ पे चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो कौन से नंबर पर वर्ल्ड में इंडिया ने अपना नाम रखा है, तो वो नाम कौन से नंबर पर रखा है, 14वें नंबर पे यहाँ पर नाम इसने बना रखा है। किसने, धर्माढ्य देशों के रूप में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि धर्माढ्य देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, 14वें नंबर पे ये अपना नाम बना रखा, और कौन है, उसका नाम है भारत है। ठीक, अब इसके हम लोग इस प्रश्न की डिटेल से एक एक चीज़ें और समझ लेते हैं। इसको कौन जारी करता है, पहले और सेकंड नंबर पे कौन है, और थर्ड नंबर पे कौन है, सभी प्रश्न आपको इसी स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न है चैरिटी एंड फाउंडेशन। ठीक है, कौन इसको जारी कौन करता है, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है 2021 के अनुसार 14वां सबसे धर्माढ्य देश माना गया है। देखो दो प्रश्न यहाँ से और निकल के आ गए। आपसे पूछ लेगा कि धर्माढ्य देश जो है ये जो लोग डिसाइड करते हैं ये किसके द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा। अब देखो चैरिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं और जिनके पास पैसा होता है ये लोग चैरिटी में दान दे देते हैं। ठीक, तो उसी से क्या पता चलता है कि जो हमारे देश में धर्म को मानने वाले कितने ज़्यादा लोग हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो यहीं पे अगर बात करें तो इसमें एक इंडेक्स जारी किया गया है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। गिव का मतलब क्या होता है, देना होता है, तो ऐसे भी आपको उसको याद रखते हो। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है इसके अनुसार भारत की जो स्थिति है वो कौन से नंबर पे है, 14वें नंबर पर अपना नाम बना रखा है। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी की हम आगे बात करते हैं। इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। भाई पहले स्थान पे कौन सा देश है, इंडोनेशिया है। यहीं पर उसके बाद कौन है, केन्या है। ठीक, समझ में आ गया। पहले की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया है, और दूसरे की बात क्या हो जाएगा, केन्या हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है कि पहले और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगले पॉइंट की बात करते हैं। 4 अफ्रीकी देश पहली बार 10 शीर्ष में शामिल हैं। तो इसमें ये भी आप लोग स्टार बना के इसको नोट कर लेंगे कि सॉरी, यहाँ पर क्या है, 4 अफ्रीकी जो देश हैं पहली बार 10 में शामिल यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। उनमें से 3 नाइजीरिया, घाना और युगांडा के हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाता है तीनों देश ये कैसे अफ्रीकी देश हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे नाइजीरिया हो जाएगा, घाना हो जाएगा और युगांडा हो जाएगा। ठीक है, युगांडा का अगर हम राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, रवांडा हो जाएगा। अच्छे से आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अफ्रीकी देश है, ये भी आपके शामिल इसमें कर लिए गए हैं। इसी की अगर हम बात करें अधिकांश पश्चिमी देश जो आमतौर पर शीर्ष 10 में हैं, तो ये भी सभी साथियों को याद रखना रैंकिंग में बहुत नीचे आए हैं। ठीक है, ये हैं जो पश्चिमी देश हैं, यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा कम लोग मानते हैं, धर्म को थोड़ा सा कम मानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ें ये हो रही हैं। ठीक है, इसी की अगर हम बात करें 61% भारतीयों ने अजनबियों के रूप में मदद की है। 61% ऐसे भारतीय जो अजनबी के रूप में मदद करते हैं, और यहीं पे 34% ऐसे हैं जिसने अपनी इच्छा से सेल्फ से चीज़ों को दिया हुआ है, और 36% ने पैसा दान दिया है। मतलब समझ में आ गया। तो ये भी डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कथन में पूछा जा सकता है कि 14वें सबसे बड़े धर्माढ्य देश के रूप में उभरा कौन है, भारत है। तो इसमें क्या क्या कितने प्रतिशत कितने लोगों ने क्या क्या किया है, तो आपसे क्या याद रखना 61% भारतीयों ने अजनबियों के रूप में मदद की। अजनबी का मतलब क्या हो, जैसे मान लो आप सड़क पर चल रहे हो और किसी के साथ में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो आप बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे क्या करते हो, उसकी हेल्प करते हो। तो ये क्या कहलाता है, अजनबियों की मदद करना। इसी की बात करें 34% स्वेच्छा से कर दिया। 34% स्वेच्छा से मतलब क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज मान के चलते हैं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने समाज के लोग या अपने परिवार के लोग या अपने मोहल्ले के लोगों का स्वेच्छा से उनका उनकी मदद करूंगा, तो ये स्वेच्छा से हो जाएगा। अजनबी वाला तो आपको ऑन द स्पॉट चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसी की अगर हम बात करें 36% लोगों ने पैसा यहाँ पर दान दिया है। ठीक है, अब जैसे क्या कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो इन सभी कामों को करते तो हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए वो लोग क्या कर देते हैं,
पैसा दान में दे देते हैं और फिर उनको चीज़ों को करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का कौन सा स्थान है, 14वां स्थान यहाँ पर है। ठीक, समझ में आ गया। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि कैसे क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रही, आवाज़ क्लियर आ रही है भी आप लोग साथ में बता दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और तो इसके साथ साथ में आप लोगों को एक चीज़ और समझनी है कि जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं, रीजनिंग की क्लासेस मैंने करवा रखी हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उसको भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा पाठशाला विद गौरव के, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और जो साथी का ये जो कई सारे साथियों का कमेंट आता है कि सर जो हमें मैथ पढ़नी है, तो आप एग्जाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से मैथ आप पढ़ सकते हैं। मैथ की क्लासेस आपके कामरान सर के द्वारा आपको वहाँ पर संचालित की जाएंगी या की जा रही हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप पुष्पेंद्र सर की जो क्लासेस एयरफोर्स के जो बच्चे हैं, एसएससी के जो बच्चे हैं, वो लोग जाके वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न जरा समझ लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की यहाँ पर बात हो रही है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एक आपको इतना याद रखना है कि जितने भी बुजुर्ग होते हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत तरीके से उनको जब बुढ़ापा हो जाता है तो गलत तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका सही से व्यवहार नहीं, उसी को जागरूकता के रूप में कब मनाया जाता है, ये 15 जून को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डे है, इसको सभी साथी नोट कर लेंगे इम्पोर्टेंट के तौर पर। ठीक है, अब जरा इसको समझ लेते हैं एक एक पॉइंट इसको, और क्या प्रश्न इससे आ सकते हैं। विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस जो है ये 15 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 15 जून को मनाया जाता है। इसी की अगर हम और बात करें, यह 15 जून 2006, जरा समझ लेते हैं। 15 जून 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एल्डर एब्यूज और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, 1 वर्ष पहले। तो अगर ये पूछ लेता ये शुरुआत कब से की गई है, तो ये 2006 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आपको। ठीक, अगला पॉइंट समझ लेते हैं। UN इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन, UN इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को मुद्दा बताया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम इसकी बात करें, ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि इसकी थीम क्या है। विश्व बुजुर्ग व्यवहार की जागरूकता दिवस की जो विषय की थीम है, न्याय तक पहुँच। ठीक, समझ में आ गया। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है। अब देखो आपसे पूछा जाएगा विश्व बुजुर्ग व्यवहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 जून हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लेता है कि इसकी थीम क्या है, तो अच्छे से याद हो गई आपकी, न्याय तक पहुंच हो जाएगी। ठीक है, ये देखो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे यहाँ पे है, 15 जून को मनाया जाता है। और ये देखो दादा हैं और ये क्या है, दादी हैं जो चश्मा यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो कुल मिला के आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि विश्व बुजुर्ग व्यवहार जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, 15 जून को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप थम्स अप करके बताइएगा कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से आप क्लास को डेली देखिएगा। डेली लाइव का अगर क्लास को आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर फिर भी आपके पास में समय नहीं रहता तो आप दिन भर में किसी भी समय इस क्लास को देख सकते हैं, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कौन सा बन जाएगा। ठीक है, समझ लेते जरा यहाँ पर प्रश्न को। अब थोड़ा सा ये शायद हाँ रिपीटेड प्रश्न यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये फिर से वही रिपीटेड प्रश्न हो गया है। भारत विश्व का 14वां सबसे धर्माढ्य देश बन गया, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे पता ही है, मैंने बता दिया इंडोनेशिया पहले स्थान पर बन गया है और केन्या दूसरे स्थान पे। ये वही चीज़ यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पर लगा दी गई फिर से, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक, चलो आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कौन सा बन जाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही, वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी राजस्थान सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख लेंगे, स्टार बना के इसको नोट कर लेंगे, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे वैदिक शिक्षा जो बोर्ड की स्थापना करेगा कौन, राजस्थान सरकार करेगा। एक बात आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं कि आप लोग करते क्या हो कि जैसे क्लास शुरुआत होती है तो कई सारे साथी यहाँ पर आते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं वो कम होने लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग उससे मत परेशान होइएगा। जो क्लास को छोड़ के जाएंगे तो उनको उनकी जॉब, उनकी सरकारी नौकरी भी वो छोड़
छोड़ देंगे। ठीक, समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है, जो भाई आप पूरा देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही, वैदिक शिक्षा की बात हो रही है। और ये कहाँ पर है, राजस्थान सरकार के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। वैदिक शिक्षा आपको अच्छे से पता होगी, अगर आपने चीज़ों को पढ़ा होगा। एक वैदिक काल की शिक्षा हो गई, यहाँ पे बौद्ध काल की शिक्षा हो जाती है, और मुस्लिम काल की शिक्षा हो जाती है। ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो मुझे ज़्यादा यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी की अगर हम बात करें, राजस्थान सरकार ने 4-5 महीने के भीतर वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के द्वारा यहाँ पर गठन करने का फैसला लिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका उद्देश्य छात्रों को यह सिखाना कि वैदिक शिक्षा विज्ञान और योग से कैसे जुड़ी। मतलब ये वैदिक काल की जो शिक्षा है, ये साइंस और आपका जो यहाँ पे योगा होता है, ये किस तरीके से यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके चीज़ों आपको बताई जाएंगी। ठीक है, आगे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। विषय की जांच कमेटी के लिए 14 जून 2021 को अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी है। इसी की अगर हम और बात करते हैं, जून 2019 में राज्य सरकार ने प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए एक वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाने की यहाँ पर घोषणा की थी। तो मतलब ये पिछले 2019 में इसको घोषणा की गई थी। अब वो धीरे धीरे क्या है, अपने यहाँ पे ट्रैक पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ लेता अभी हाल ही में वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कौन से प्रदेश में की जा रही, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान सरकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कौन है, राजस्थान के सीएम है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, और आप इसी मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, इसी डेडिकेशन के साथ आप चीज़ों को नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर लाइव क्लास को देख रहे हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा स्पीड में मैं चीज़ों को करवा देता हूँ। अगर आपको थोड़ी सा स्पीड लग रहा है या थोड़ा सा स्लो लग रहा है, तो वो भी आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, जब तक आप अपने विचार नहीं रखेंगे कमेंट के थ्रू, तो हमें कैसे पता चलेगा आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ना चाह रहे हो, थोड़ा सा स्लो पढ़ना चाह रहे हो। इस बात को भी आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कौन सा बन जाएगा। ठीक है, जरा समझ लेते हैं इसको हम। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश को 10,870 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित करेगी। अब देखो यहाँ पे क्यों आवंटित किया जाएगा, क्या है इसका पूरा मैटर, अब हम लोग इसको जान लेते हैं। तो भाई ये तो सभी साथियों को पता चल गया, उत्तर प्रदेश सरकार को 10,870 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित की जाएंगे। अब बात आती है कि भाई आपने ये तो बता दिया सर कि 10,870 यहाँ पर आवंटित की जाएंगे, लेकिन क्यों आवंटित किए जाएंगे, तो वो आपको किस लिए किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जल जीवन जो मिशन है, इसकी जब शुरुआत की गई थी, तो यहाँ पर ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। इसी के तहत क्या है, उत्तर प्रदेश को 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी साथी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे आपका यूपी SSC हो, या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। बाकी सेंट्रल के लिए तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जरा समझ लेते हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट करके। सरकार ने जल जीवन मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए केंद्रीय आवंटन को बढ़ाकर 10,870 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया है। तो ये एग्जैक्ट डाटा है, ये इसको साथ में आपको फैक्ट के तौर पर याद करना पड़ेगा। इसी के तहत अगर हम बात करते हैं, 2019-20 में केंद्र सरकार ने 1206 करोड़ रुपए आवंटित किया था, जिससे 2020 और 21 में बढ़ाकर कितना कर दिया है, यहाँ पे 2571 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है, पहले कितना था और प्रेजेंट टाइम पे कितना यहाँ पर हो गया है। इसी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 97,000 गांवों में 2.63 करोड़ घर हैं, जिनमें से अब 30.04 लाख जो आपके हैं 11.3% घरों में नल का पानी यहाँ पर है। तो ये भी डाटा सभी साथियों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट लगा के इसको नोट कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में अगर फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। और ये देखो मैंने क्या बताया कि जब इसको आप कॉपी में एक बार आपने वीडियो देख लिया, दूसरी बार आपने कॉपी में इसको नोट कर लिया, और तीसरे बार बार जब रिवीजन करोगे, जब भी आपकी क्लास शुरुआत हो, तो इससे पहले आप रिवीजन कर लो, तो प्रीवियस दिन का आपका जब रिवीजन चल जाएगा तो ये चीज़ें सब आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं एक क्लास और लेके आने वाला हूं, जिसमें आपके एमसीक्यूज वगैरह एमसीक्यूज के तहत होगा प्रश्न, करंट अफेयर जो होगा वो एमसीक्यूज में होगा। तो पहले आप ये करिएगा, फिर मैं मंथली वाइज जो आपका साप्ताहिक है इसको भी साथ में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10,870 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित
किए गए हैं। कौन से मिशन के लिए? तो आप सभी को क्या पता चल गया, जल जीवन मिशन है और ये जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने इसको अभी लागू किया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग अंत तक आ गए हो, अंत तक आपको वीडियो पूरा आपने देख लिया है, चाहे आप ऑफलाइन देख लो चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आप सभी साथियों ने क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो आपको केवल और केवल एक ही काम करना है। क्या काम करना है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, पाठशाला विद गौरव चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ में आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जैसे ही मैं क्लास लाइव करूंगा या ऑफलाइन क्लासेस में कोई वीडियो अपलोड करूंगा पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको बार बार से ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर क्या है कि आपको लाइक करना है, सेशन को आपको सबसे ज़्यादा लाइक करना है। लाइक करने के बाद सेशन को आपको शेयर करना है। आप कम से कम अपने दोस्तों को 5-5 दोस्तों के पास भेजेंगे डेली और उनको चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करवाएंगे। ठीक है, और कमेंट करके आप लोग कमेंट की आज का अपना क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आ रही है, स्पीड कम होना चाहिए, स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ये सब बातें आप कमेंट में रख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल हैं वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक पे आप हमारा पेज बना हुआ पाठशाला विद गौरव के नाम से, वहाँ सर्च करके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे हमारा पेज बना हुआ, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली पिक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, डेली पिक्स हो गया, कोई ट्रिक्स हो गया, तो ये आपको डेली की डेली वहीं पर प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर तो हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं। और कई सारे साथियों ने कमेंट करके अपनी बात को रखा है कि सर मुझे पीडीएफ की समस्या आ रही है, तो पीडीएफ के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है पाठशाला विद गौरव, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जितने भी लिंक हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या तो आप चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसकी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में बताइएगा। जितने लोगों को आप लोग जोड़ेंगे उतने यहाँ पे एक हमारा मोटिवेशन आता है कि हम कितनी मेहनत करें और कितने सारे लोग यहाँ पर हमारी बात को समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन कैसा रहा, ये सभी फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।